नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन लगातार आपको राजीव क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो सोल्यूशन है वह इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रहा है। उसी क्रम में दोस्तों हम तीसरा चैप्टर क्लास 12th का कंप्लीट कराने के बेसिस पे आज आपके सामने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपको क्वेश्चंस के लघु उत्तरीय जो क्वेश्चंस हैं और जो उसमें 2 नंबर और 3 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे, इनको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ें दोस्तों। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर प्रथम बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी सूचनाएं या फिर जो भी वीडियोस यहाँ से अपलोड हो रहे हों वो आपको मिलते रहें। पढ़ते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि दोस्तों हमने आपके लिए पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या है इसे ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? मानव जनसंख्या नियंत्रण की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख करिए। परिवार नियोजन पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग क्या होती है, इसके बारे में टिप्पणी आपको देनी है। आज के समय में यह आवश्यक हो गया है कि परिवार जो हों वो नियोजित हों, जिससे कोई समस्या ना आए। इस चीज़ को ध्यान में रख करके दोस्तों ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। आपको यह पढ़ाया इसी वजह से जाता है ताकि आप जो है चीज़ें समझ सकें। ध्यान दीजिएगा, परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित कर परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है। अर्थात ऐसी योजनाएं जिनसे जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित रखा जा सकता है, परिवार नियोजन की विधियां कहलाती हैं। आई बात समझ? अब वहीं देखिए दिया है, विवाह के लिए लड़की तथा लड़के की जो आयु है क्रमशः 18 साल और 21 वर्ष से बढ़कर 22 से 25 कर दी गई। यानी लड़की की जो आयु 18 थी अब वो 22 कर दी गई है, और 21 वर्ष जो लड़कों की थी वही अब 25 कर दी गई है। यानी परिवार नियोजन का एक माध्यम यह भी बन रहा है कि मैरिज लाइफ जो उनकी है वो जो है इस एज में जाकर के हो। अगले स्टेप पे देखें, लैंगिक शिक्षा का विकास तथा सीमित परिवार के लिए लाभों का प्रचार किया जाना आवश्यक है। यानी कि सीमित परिवार अगर हैं तो उनका क्या लाभ मिलता है, इस बात का ज्ञान व्यक्ति को हो सके, इसकी वजह से इसके लिए जो है ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे इन सारी बातों को समझाया जा सके। उनमें से एक माध्यम यह भी है मेरे बच्चों को आपके सिलेबस में डाल करके आपको यह चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया। वही देखिए, यांत्रिक विधियों द्वारा जैसे निरोध हुआ, चेक पैसरी हुआ, लिप्स लूप हुआ, वाल्ट कैप हुआ आदि के द्वारा भी निरोधन करके जो परिवार नियोजन है वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। चौथा पॉइंट दिया गया है रासायनिक विधियों से, जैसे खाने की गोलियां, मालाडी, मालायन तथा फोम टैबलेट्स, क्रीम आदि का भी प्रयोग किया जाता है। क्रीम आती है, फोम आते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं और प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है और परिवार नियोजन की जो बातें हैं उसको कंप्लीट की जाती हैं। वही लास्ट 5वां दिया है, बंधीकरण द्वारा पुरुष वैक्सेटॉमी और ट्यूबेटॉमी जैसी जो है बंध्याकरण की जो चीज़ें हैं वो भी अपनाई जाती हैं। एक ऑपरेशन होता है मेजर, आप जानते हैं, आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, वैक्सेटॉमी और ट्यूबेटॉमी के थ्रू मेल और फीमेल में अलग अलग बेसिस पे ये करके क्या किया जाता है, ट्यूब को बांध दिया जाता है, जिससे कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है मेरे बच्चों वह ना हो सके। ठीक है, माफ करिएगा। इसमें आप नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो उसमें तीसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी भी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचाने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं, इनसे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए।
तो तीसरा जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समाज के लिए, आपके लिए। इसे आपको तो बच्चों ध्यान देना है, इसको देखें और प्रश्न के नेचर को समझें और एक व्यवस्थित उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, यौन संचरित रोग ऐसे रोग होते हैं जो सहवास अथवा संभोग के माध्यम से संक्रमण फैलाते हैं, यौन संचरित रोग कहलाते हैं। यौन संचरित रोग से बचाव, एड्स से बचाव का प्रमुख उपाय जनसाधारण में जागरूकता उत्पन्न करता है। इसी संदर्भ में भारत सहित विश्व भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स निरोध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स प्रिवेंशन डे। क्योंकि आप जानते हैं कि एड्स एक भयंकर बीमारी है जो कि यौन संचरित है। इस वजह से विश्व एड्स निरोध दिवस के रूप में जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। इस समय अभियान चला करके एड्स जैसे भयंकर रोग से बचाव के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो एड्स की जागरूकता के लिए अपनाए जाते हैं। उनमें से यह भी एक कार्यक्रम है कि विश्व एड्स दिवस निरोध दिवस अपना को एक आयोजन करके उसमें जो है जागरूकता फैलाने का प्रयास जो है बच्चों किया जाता है। वहीं देखें, इन रोगों से बचाव का प्रमुख उपाय जन मन तथा समाज में जागरूकता उत्पन्न करना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है। क्या? पहली बात तो संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क न करें, सामान्य भी निरोध या कंडोम का उपयोग करें। तो सबसे पहला जो बचाव है वो मेरे बच्चों है कि कंडोम का उपयोग अति आवश्यक है। अगर आप सेक्सुअल बिहेवियर किसी के साथ कर रहे हैं, सहवास कर रहे हैं, यौन संपर्क स्थापित कर रहे हैं, और अगर जो है इसमें संक्रमित व्यक्ति कोई है और आपको कहीं से भी जानकारी है तो वो आप उसके साथ बचें। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको यहां ध्यान देना है। संक्रमित व्यक्ति से बचना है। साथ ही साथ अगर आप सामान्य रूप से भी किसी से जुड़ रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास इस तरह की चीज़ें जो कंडोम आदि होनी चाहिए जो आपकी सुरक्षा कर सकता है। और सबसे अच्छा जो प्रोटेक्शन के रूप में है वो कंडोम ही है। ये फीमेल मेल दोनों आता है मेरे बच्चों। आगे देखें, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है दूषित इंजेक्शन की सुई का दूसरों द्वारा प्रयोग न किया जाए। यह भी देखिए एक पॉइंट है। जो दूषित इंजेक्शन की सुई है उसका जो प्रयोग है वो दूसरे न करें। इसके लिए आप देखते हैं कि डिस्पोजल जो सुई है वो आती है। ठीक है, आप जानते हैं कि डिस्पोजल सुई का उपयोग किया जाता है। तीसरा दिया है संक्रमित व्यक्ति का निरोधी किसी अन्य व्यक्ति को संचारित न करे। यानी जो संक्रमित व्यक्ति है उसका जो रुधिर है, ब्लड है, वह किसी और व्यक्ति को ना दें। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको जांच करनी होगी। जांच करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। ठीक है, उसको जांचने के बाद, देखने के बाद ब्लड के, तब जाकर के आप व्यवस्थित रूप से ही किसी को ब्लड डोनेट करें, अन्यथा ना करें। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है मेरे बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 क्या दिया है? संक्रमित मां से शिशु में रोग आता है अतः ऐसी स्त्री को मां ना बनने दें। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि संक्रमित जो मां से शिशु में, अगर मां संक्रमित है तो उससे उसके बच्चों में इसका प्रभाव आ सकता है। तो ऐसा प्रभाव ना आए इसके लिए क्या करना है? बच्चों का जो जन्म है उसको रोक देना। यानी संक्रमित जो मां है उसमें शिशु में रोग ना आए, अतः ऐसी स्त्री को मां ना बनने दें, उसे बचाएं।
या माँ वो बनना चाह रही है, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही है, तो कम से कम डॉक्टर्स की सलाह लेकर के उचित जो प्रिकॉशंस हैं उनको उपयोग करें, जिससे वह बच्चे को सुरक्षित कर सके। इसी वजह से फोइटस का मेरे बच्चों पहले से ही डायग्नोसिस होता है। फोइटस का मतलब होता है भ्रूण के पहले की स्थिति, और उसका डायग्नोसिस का मतलब उसमें यह पता करना कि उसमें बीमारी है या नहीं है ना, मेडिकली जो होता है, ठीक है। इसी से लिंग परीक्षण भी किया जाता है, आप जानते हैं। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है मेरे बच्चों वो आपके सामने है, पांचवा प्रश्न। यह भी महत्वपूर्ण है जो आपके सामने लिया गया है, इसको ध्यान से देखें। सरोगेट मदर, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे बच्चों। आज के समाज में बहुत से ऐसी बच्चे हैं, मदर हैं जो कि बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं, और बच्चों के लिए उनको किराए की कोख, जिसे आप क्या कहते हैं, सरोगेट मदर, सरोगेट माता, उसका उपयोग करना होता है। इसमें जो है पैसे आदि दे करके जो मदर होती है उसको आर्टिफिशियली एक तरह से लिया जाता है, मतलब दूसरी किसी महिला से उसके जो गर्भ वाला हिस्सा है, यूट्रस है, उसको एक तरह से किराए पे लिया जाता है, और फर्टिलाइज एग को उस दोनों पार्टनर के क्या किया जाता है, जो दूसरी महिला है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसमें उसका विकास होता है, और विकास होने के बाद बच्चे के जन्म के बाद उसको जो उचित धनराशि या उचित बातें जो न तय की होती हैं उसको मिल जाती हैं, और बच्चा जिस महिला का पेमेंट होता है, जिस महिला से बात हुई होती है, उसको मिल जाता है। ये मेडिकली होता है और सबका जो है फिक्स रूल होता है, उसको कोई जबरन एडाप्ट नहीं कर सकता, कोई जबरन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहां से ध्यान दीजिएगा, सरोगेट माता, सरोगेट मदर, स्त्रियां अनेकानेक कारणों से विश्व भर में संतान सुख से वंचित रहती हैं। वे अपनी संतान पैदा नहीं कर सकती, अर्थात वे बाझपन या इनफर्टिलिटी की शिकार होती हैं। विभिन्न खोजों के द्वारा ऐसी तकनीकी सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART के द्वारा निसंतान अपनी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इस तकनीकी के लिए किसी सरोगेट मदर का सहारा लिया जाता है। सरोगेट मदर, जैसा कि मैंने कहा, उधार की कोख लेना एक महिला की, ठीक है। इस कार्य के लिए प्राकृतिक माता के भ्रूण को प्रारंभिक अवस्था में ही उससे प्राप्त करके सरोगेट माता के गर्भाशय में परिवर्तित होने के लिए क्या किया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। जब इम्प्लांट कर दिया जाता है तब वो वहां बढ़ता है। जैसा मैंने आपको बताया, सरोगेट माता अब जो है गर्भ धारण करती है और उसे वर्धित करती है, होने देती है। वास्तव में इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग उन स्त्रियों के लिए संभव होता है जो गर्भ धारण कर तो लेती हैं, किंतु उनके गर्भाशय में भ्रूण का विकास अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, ऐसा भी होता है, या विकास नहीं हो पाता और एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो इस स्थिति में ऐसी महिलाएं क्या करती हैं, सरोगेटी का उपयोग करती हैं। सरोगेट जो माता है इस कार्य को कर पाती है, अर्थात भ्रूण पर पोषण प्राप्त करके प्राकृतिक माता पिता की संतान हो जाता है। इस तरह से जो किराए की कोख वाली बात हमने कही मेरे बच्चों, उनसे आप देखेंगे कि यहां आपको वह महिला जो कि सरोगेटी के बेस पे किराए की कोख ली गई है, जिससे उसको सिर्फ कुछ पैसे या कुछ जो तय किया होता है वही उसको उपलब्ध होता है। बाकी जो बच्चा होता है मेडिकली जिस महिला का फर्टिलाइज एग होता है उसको फिर जो है दे दिया जाता है। इसी वजह से इसको किराए की कोख भी कहा जाता है, जैसा कि मैं बार बार नाम ले रहा हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए।
प्रश्न नंबर 6 में क्या है? गर्भ निरोधक टीका क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। संक्षिप्त में यह बात बतानी है कि गर्भ निरोधक जो टीका है वो एक्चुअली है क्या। ध्यान दीजिएगा, स्त्री की गर्भधारण एवं जनन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए अनेक वैज्ञानिक प्रयासों में गर्भ निरोधक टीका कॉन्सेप्ट्रिकल्स वैक्सीन्स बनाने की पहल राष्ट्रपति रक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। संस्थान ने ह्यूमन, ध्यान दीजिएगा ये वर्ड, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यहां देखिए दिया गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HGC के आधार पर एक निरोधात्मक टीके का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। HGC की कमी होने से स्त्री गर्भ धारण करने तथा गर्भावस्था को सफल बनाने में विफल हो जाती हैं। यानी HGC अगर कम होगा तो गर्भधारण नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चों यहां एक चीज आपको यहां मिलती है इंपॉर्टेंट, कि ह्यूमन कोरियोनिक जो गोनाडोट्रोपिक है यानी HGC, इसके आधार पर गर्भावस्था को सफल बनाने के लिए इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर जो है इसकी कमी होगी HGC की तो क्या होगा, गर्भावस्था नहीं कंप्लीट हो पाएगी, यानी कि गर्भधारण नहीं होगा, कंसीव नहीं होगा प्रेगनेंसी, तो यहां आप देखेंगे फेलियर माना जाएगा। तो इस स्थिति में जो उद्देश्य है गर्भ निरोधन का वह पूरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दवा के साथ साथ मेरे बच्चों अब आपके पास वैक्सीन भी उपलब्ध हैं और उन्हीं वैक्सीन की वजह से आप देखेंगे कि आज के समाज में जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल लगाने के पीछे कुछ जागरूकता बढ़ी। कुछ लोग वैक्सीन ले रहे हैं, कुछ मेडिसिनल जो टैबलेट्स हैं ओरल उसको ले रहे हैं, कुछ लोग कॉन्डोम आदि उनका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जागरूकता बढ़ी है, लेकिन जो जागरूकता बढ़ी है दोस्तों वह अपर्याप्त है। इसी वजह से इन सारी चीज़ों को आपको समझाया या बताया जा रहा है ताकि भविष्य में आप अपने भविष्य का निर्माण करते हुए इन सारी बातों का आप क्या करें, ध्यान दें। अब अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कभी एग्जाम में आपसे पूछा गया है और फिर भी भविष्य में भी आपके सामने आ सकता है, उसको मैंने चुना है। परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में है, औचित्य सहित समझाइए इसका क्या औचित्य है, कैसे परिवार नियोजन जो है आवश्यक है या कह दें राष्ट्र के हित में। आपसे बहुत ऐसी कंट्रीज का नाम सुना है जहां क्या है, भारतीय जॉब के लिए जाते हैं, वहां नौकरी करते हैं और सबसे जो लोअर पोस्टेज होती हैं उन्हीं पर भारतीयों को अक्सर नौकरी भी मिलती है। हायर पोस्टेज पे कम जगह पहुंच पाते हैं और अपने आप को किसी तरह से संतुष्ट करते हैं। यानी वहां रोजगार है, यहां बेरोजगारी फैली हुई है। तो रोजगार वहीं हो सकता है जहां पॉपुलेशन कम है। तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है आज के समाज की वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। मेरे बच्चों, इस बेरोजगारी को खत्म करने का विकल्प क्या है कि अगर पॉपुलेशन आपकी लिमिटेड है तो रिसोर्सेस के आधार पे और लोगों को दिया जा सकता है रोजगार। आप देखते हैं तमाम ऐसी डेवलप कंट्री हैं जहां की अच्छे रोजगार मिलते हैं, कुछ तो जगह ऐसे हैं कि जहां की हर व्यक्ति को रोजगार है ना। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं यहां टिप्पणी में क्या लिखा गया है। हाँ, परिवार नियोजन की टिप्पणी भी आए तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिएगा, कोई भी देश अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रगति नहीं कर सकता। पहला ही सेंटेंस इन्होंने बता दिया। आगे दिया है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं यहां आपको गिना रहे हैं। देखिए, खाद्य आपूर्ति की समस्या जिसके कारण बच्चे वयस्क कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आप देखते हैं संतुलित भोजन भारत में सभी के पास उपलब्ध नहीं है, बहुत से कंट्री में नहीं उपलब्ध है, भारत ही क्यों।
लेकिन भारत में जनसंख्या आपको बता दें प्रथम स्थान पे आ गई है और भी समस्या बढ़ गई है। भोजन मिल रहा है तो असंतुलित, कुछ परसेंट लोग ही ऐसे हैं जो संतुलित भोजन कर पा रहे हैं। डेली रूटीन में बच्चों से लेके बड़ों तक दूध गायब हो गया है, जो कि एक बेस्ट कंपोजिशन हुआ करता था। तो इस तरह से मेरे बच्चों एक बहुत बड़ी समस्या समाज के रूप में आ रही है, किसके खाद्य आपूर्ति की, जो कि खाद्य आपूर्ति जो है पर्याप्त नहीं हो पाएगी अगर जनसंख्या बढ़ गई तो। और हम लोग आत्मनिर्भर खाद्यान्न के बेस पे हो पाए थे तो उसके पीछे क्या रीजन था आप जानते हैं? नॉर्मन बोरलॉन्ग के बारे में, जी हां, हरित क्रांति के बारे में मेरे बच्चों आपने सुना होगा। बड़े दिनों बाद उसमें आप देखेंगे कि ये चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको उपलब्धता होगी। यहां अगला देखिएगा, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। अब शिक्षा व्यवस्था भी क्या है, समस्यात्मक हो जाएगी अगर स्थिति ठीक ना रही तो। वहीं देखिए रोजगार की समस्या आएगी। आगे दिया है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या रहेगी, प्राकृतिक संसाधनों की समस्या रहेगी, आवास की समस्या रहेगी। उपरोक्त समस्याओं को दूर करके राष्ट्र प्रगति कर सकते हैं, यानी राष्ट्रीय प्रगति के लिए ये चीजें आवश्यक हैं। अब देखिए IBMF टेक्निक में क्या कहा जा रहा है, इस चीज को ध्यान से समझिए। हेलो हेलो, देखिएगा मेरे बच्चों, यहां जो प्रश्न है पहला, इनको आपको ध्यान से देखना है। ये पहला प्रश्न आपको दिया गया है 3 नंबर वाले में, जैसा कि मैंने कहा था 3 नंबर वाले प्रश्न भी इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। बाध्य दंपति को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए या IVF की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, है ना। बाध्यता क्या है, विश्व भर में मानव समाज में अनेकों अनेक जोड़े संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, सक्षम नहीं होते। भारतवर्ष में भी ऐसे जोड़ों की कमी नहीं है। इसे क्या कहते हैं, बंधता या स्टेरिलिटी कहते हैं। बंधता के अनेक कारण हो सकते हैं जो दंपति के पुरुषों अथवा स्त्री अथवा दोनों में लागू हो जाते हैं। अब बंध्यापरण का मतलब होता है बच्चे ना हो पाना, और बच्चे ना हो पाने के पीछे कारण मेल फीमेल में से कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, है ना।
हेलो बच्चों, कुछ दिक्कत आ गई थी, इस वजह से बीच में रुकना पड़ा। देखिएगा, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं आपके लिए, तो स्त्री पुरुष दोनों दोस्तों कारण हो सकते हैं, जैसा कि बंध्याकरण की बात आई थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में यद्यपि दंपति के बच्चा न होना प्रायः स्त्री का दोष ही माना जाता है या समझा जाता है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऐसी कंडीशन आप देखेंगे कि नहीं पाई जाती। पहला है क्या, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायक विधियां। तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग करके जिनके पास बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं हैं जिनके आधार पे वो बच्चों को उत्पन्न कर सकते हैं और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। पहला है ZIF। इसके बारे में फुल फॉर्म आपको मेरे बच्चों को पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया है, इसको आप देख लीजिएगा। यहां देखिए, अनेक स्त्रियों में अंडाशय तथा गर्भाशय जो सामान्य होते हैं किंतु उनकी अंडवाहिनियां विकृत होती हैं, अतः ऐसी स्थितियों के अंडाणुओं को बाहर निकलकर प्रयोगशाला में पुरुषों के शुक्राणुओं द्वारा परख नली में यौनिक या गर्भाशयिक वातावरण में निषेचन करा दिया जाता है। ये चीज मैंने अच्छे से समझाई है आपको, बस पृष्ठ के नेचर को आपको समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, युग्मनज या जाइगोट में भ्रूणीय विकास प्रारंभ हो जाने पर उस प्रारंभिक भ्रूण या प्रो एम्ब्रियोनी को लगभग 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तक माता की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो 8 ब्लास्टोमियर जो ही होता है उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ इसे अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण या ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे वाले पोर्शन में क्या कहा है। आगे इन्होंने बताया है आपको IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर का भी नाम दिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। वहीं देखिए, कुछ स्त्रियों में केवल गर्भाशय की समस्या होती है, ऐसे में पात्रे निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन गैमेटिक फ्यूजन होने पर तथा उससे बनने वाले भ्रूण फैलोपियन नलिका अथवा गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो यहां क्या है मेरे बच्चों, पूरे सेंटेंस को आपने देखा, आपको पढ़ के मैंने बताया, और यहां स्पष्ट आपसे कह रहा है कि इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर होगा या जिसे आप कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, बाहर फर्टिलाइजेशन करके टेस्ट ट्यूब के बेसिस पे, और उसको जो है फिर ट्रांसफर किया जाता है भ्रूण को, कहां, फैलोपियन नलिका, ठीक है। इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए। वहीं देखिए GIFT क्या होता है। GIFT में आप देखेंगे कुछ स्त्रियों में अंडाणु वा उत्पन्न नहीं होते अथवा ठीक से उत्पन्न नहीं होते, ऐसी स्त्रियों के लिए GIFT होता है। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए है, अंडाणु या ओवा उत्पन्न नहीं होते हैं या ठीक से उत्पन्न नहीं होते, ऐसी स्थिति में GIFT यानी गैमीट फैलोपियन ट्रांसफर विधि अपनाई जाती है। इसमें क्या होगा, एक दाता स्त्री से, डोनर फीमेल से इस चीज को लिया जाता है, ठीक है। क्या होगा, डोनर से बच्चों देखिए लिया है, अंडाणु प्राप्त करके फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है ZIFT में, ठीक है। दूसरे दाता डोनर से लिया जाता है। और उसके बाद क्या होगा, यहां स्पष्टता एक और विशिष्ट प्रक्रिया बनाना आवश्यक है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की प्रक्रिया अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन यानी ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसमें सीधे अंडाणुओं में शुक्राणुओं को निक्षेपित किया जाता है। बंध्यता के पुरुषों से संबंधित मामलों में उसका वियर
स्त्री को वीर्य सेचित करने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है, मतलब वीर्य सेचित का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन करना। ठीक है, इसको यहां देख लीजिएगा जो शब्द दिया है, शुक्राणुओं की विकृति हो सकती है। ऐसे में पति स्वस्थदाता से शुक्राणु प्राप्त करके स्त्री की योनि अथवा गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। इस तकनीकी को अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन यानी IUI इंटरयूटेराइन सेमिनेशन का नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, जब स्पर्म लिया जाए किसी से, ठीक है, उपयुक्त किसी भी प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित भ्रूण प्रो एम्ब्रियोनी शीघ्र ही माता के गर्भाशय में स्थित भित्ति में आरोपित किया जाता है, वहां वो विकसित होने लगता है। इस प्रकार निर्मित शिशु को परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आजकल यह चिकित्सा पद्धति में बहुत ही फेमस है, आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है? थोड़ा सा समझिएगा इसको मेरे बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपके काम का है। अगला प्रश्न जो दिया गया है दूसरा, यौन संचरित रोग क्या है मेरे बच्चों? यौन संचरित रोग, ध्यान दीजिएगा। यौन संचरित रोगों के विषय में आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सुजाक व आसत किस प्रकार के रोग हैं? यौन संचरित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्सुअल बिहेवियर के थ्रू होने वाली जो बीमारियां हैं उनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब देख लीजिएगा यहां, ऐसे रोग जो रोग के संक्रमण सहवास संभोग के माध्यम से संचरित होते हैं, यौन संचरित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाते हैं। यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में होगा क्या कि सेक्सुअली बिहेवियर या सहवास के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं बीमारियां। ठीक है, तो ये चीज यहां आपको ध्यान देनी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STDs है ना, ये आपका यहां इंपॉर्टेंट है, यहां आपको चीजें ध्यान देनी है। इसे रजित रोग या वेनरल डिजीज भी कहते हैं, उसके बेस पे VDS भी इसको कहा जाता है। तो इससे तो आप पहले से परिचित हैं, ये चीज नहीं जानते हैं कि इसको VDS कहते हैं, इसको माइंड में आप सेटअप करिएगा, हो सकता है इससे प्रश्न आपको मिल जाए। आगे दिया है जनन मार्ग संक्रमित यानी रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है, अगर इंफेक्शन हो जाए उसमें, यानी ये RTIS इसको कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसे अनेक भयंकर जो है रोग हैं, जैसे गोनेरिया या फिर आप सुजाक कहते हैं, सिफिलिस या अत्सक के नाम से जानते हैं, जन्निक हर्पीस के नाम से, जेनिटाइल हर्पीस के नाम से जानते हैं, क्लेमाइडियोसिस के बेसिस पे जानते हैं। ये सारी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। ट्राइकोमोनासिस है, लैंगिक मस्से हैं, हेपेटाइटिस B है तथा HIV या एड्स है। तो ये इतनी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं और इनसे बचना है तो उपाय बस इतना है कि आप जो है जो भी प्रिकॉशन आपको अभी बताया गया उन प्रिकॉशंस को क्या करिए, यूज करिए। और यहां जो है मेरे बच्चों इस तरह की जो चीजें हैं उनसे आप अपने आप का बचाव करिए। और ये जितनी बीमारियां हैं मेरे बच्चों सब एक से बढ़ के एक घातक हैं और सबसे खतरनाक उसमें है मेरे बच्चों क्या, HIV, जिसको आप इम्यून सिस्टम को पाएंगे कि खत्म हो जाता है। कोई भी बीमारी आपको होगी और वह बीमारी ठीक नहीं होगी, एक तरह से आप बीमारियों के घर हो जाएंगे। उसमें जितनी बीमारियां आएंगी सब जो है एक के बाद एक होती रहेंगी और वो ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आपका पूरा इम्यून सिस्टम समाप्त हो चुका रहेगा, खत्म हो चुका रहेगा। वही देखिए हेपेटाइटिस B, हम लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं। हेपेटाइटिस B कई बार हो जाता है, ये भी एड्स और उस तरह की चीजों की तरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। ध्यान दीजिएगा, एड्स एवं जन्निक हर्पीस को छोड़ करके रोग की प्रारंभिक अवस्थाओं में डायग्नोसिस होने पर पूर्णतः उपचार भी योग्य है। मतलब इन सारी डिजीज में कुछ ऐसे हैं जहां की डायग्नोसिस हो जाए और उपचार भी हो जाए। एड्स आपके लिए क्या है, खतरनाक है। और यहां हेपेटाइटिस B में क्या कहा है, हेपेटाइटिस B, एड्स और जन्निक हर्पीस ये ज्यादा है खतरनाक, इनको छोड़ कर की बात कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि एड्स के साथ साथ हेपेटाइटिस B यह भी खतरनाक, जबकि हम जो है हेपेटाइटिस A तक की कंडीशन देख चुके हैं और हम ये सोचते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है, बट दिस इज मोस्ट डेंजरस फॉर द हेल्थ एंड यू कैन लॉस योर लाइफ इन दिस पर्टिकुलर डिजीज।
तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है, ये आपके भविष्य और एग्जाम दोनों के लिए आवश्यक है मेरे बच्चों। वहीं देखिए जो सुजाक व आत्सक ये दो बीमारियां बताई गई हैं, दोनों यौन संचरित रोग हैं और प्रमुखतः मैथुन के समय ही संचरित होते हैं। यानी ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो सेक्सुअली जो प्रोसेस है, मैटिंग प्रोसेस है, उसी सेम पोजीशन या सेम कंडीशंस के बेसिस पे आपको यहाँ यानी फिजिकल रिलेशन के दौरान ही ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये बीमारी फैलती हुई या फिर ट्रांसमिट होते हुए मिलेगी। तो यह मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहा। अब उन बीमारियों का थोड़ा सा डिटेल भी यहाँ दिया है। जैसे देखिए सुजाक या गोनोरिया में आप देखेंगे सुजाक और गोनोरिया देखिएगा मेरे बच्चों, यहां देखिए दो बीमारियों के इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। क्या यह रोग निसोरिया गोनरी, ये क्या है मेरे बच्चों? एक तरह का बैक्टीरिया या जीवाणु, इससे होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन के थ्रू ही क्या होता है, फैलता है, ट्रांसमिट होता है। ये तो पहले भी आप जान चुके हैं, अभी पहले बताया मैंने। पुरुष में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में जलन होने लगती है और सूजन आ जाती है, जबकि सिंस मुंड पर पीले हरे रंग का क्या होता है, विसर्जन दिखाई देने लगता है। मूत्र की अम्लीयता के कारण मूत्र त्याग करने में समय अत्यधिक जलन होती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बीमारी के सिम्टम्स को शो कर रही हैं। वहीं देखिए बाद में यह संक्रमण प्रोस्टेटिक ग्लैंड, आपको इस ग्लैंड का नाम हमने बताया था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, मूत्राशय यहां तक फैल जाता है और उस कंडीशन में स्त्रियां संक्रमण से प्रभावित नहीं होती हैं। इस बीमारी में ध्यान रखिएगा, पुरुष ही प्रभावित होते हैं। और वहीं देखिए दिया है किंतु यह वाहक का कार्य जरूर करती है। यानी एक महिला को हुआ है अगर, तो उससे दूसरे पुरुष को हो सकता है सेक्सुअली फिजिकल रिलेशन में, अगर कोई दूसरा पुरुष भी उसके साथ है, एक को पुरुष को हुआ है, पुरुष डिजीज जो होगा तो दूसरे को ट्रांसमिट हो जाएंगे। जीवाणु प्रतिरोधी एंटीबायोटिक्स दवाओं से इस रोग में लाभ पहुंचता है। तो लाभ तो पहुंचता है, लेकिन यहां ट्रांसमिटर की जो बात कही जा रही है उसको आपको यहां ध्यान देना है। और इसको बच्चों अच्छे से आपके क्वेश्चन बुक में समझाया है, आप उसको खरीदिए, देखिए और अच्छे से उसको पढ़िए। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको शायद बुक में ना मिले, ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो है सिफिलिस, ये ट्रोपोनोमा पैलिडम नामक जो बैक्टीरिया है उससे मेरे बच्चों हो रहा है। यह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रहा है। यह भी सिर्फ पुरुषों में होने वाला रोग है, जो कि 9 से 10 दिन बाद सिस्सिन मुंड पर लाल रंग के दाने के रूप में दिखाई मिलेगा। आप देखिएगा पेनिस वाला जो हिस्सा है उसी को सिस्सिन मुंड कह रहे हैं, इसको आप चित्र में देख सकते हैं। कुछ सप्ताह बाद ये क्या है, दाने लुप्त हो जाते हैं। और स्त्रियों की अगर हम बात करें तो लीबिया वाला भकोष्ठ कहते हैं, है ना, या योनी वाजाइना जो है, इसी प्रकार के लाल रंग के दाने उसमें भी दिखाई देने लगते हैं। साथ ही साथ दिया है संक्रमित स्त्री और पुरुष दोनों में 1 से 6 सप्ताह के बाद पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके पश्चात जीवाणु हृदय, यकृत, मस्तिष्क और अस्थियों को भी प्रभावित कर देते हैं। मस्तिष्क संक्रमित हो जाने के बाद शरीर में लकवा जैसी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। अब आप बीमारी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने जा रहा है। तो इस स्थिति में मेरे बच्चों पेनिसिलिन एकमात्र जो एंटीबायोटिक्स है जो कि उपयोग की जाती है और आपको लाभ पहुंचाती है। आप यहाँ बॉडी को अपने ध्यान दें मेरे बच्चों। और इस पूरे सेक्शन में क्लास में आपने एक अच्छा टॉपिक कंप्लीट किया क्वेश्चन सीरीज के बेस पे और एक जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी बच्चों, जिससे कि आप फैमिली प्लानिंग अच्छे से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।